साथियों वेलकम बैक। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर उपस्थित है नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन श्रृंखला में। और ये मॉर्निंग सेशन का करंट अफेयर का क्लास है, जिसमें प्रतिदिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर होता है। उसी की कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे 16 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में। वैसे घटनाक्रम जो एग्जाम में पूछे जाने वाली संभावनाओं में सबसे ऊपर है, उसी की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से न्यूज हैं, समाचार हैं जिस पर नजर रखना है। पहला कि भारत और फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी विधानसभा में 2 साल के लिए राष्ट्रपति तथा सह राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ISA बार बार पूछेगा एग्जाम में। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसमें 121 देश हैं। ध्यान रखना 130 देशों का गठबंधन है। मुख्यालय गुरुग्राम है, हरियाणा, भारत में ही गुरुग्राम या गुड़गांव जिसको कहते हैं, हरियाणा में। और ये ध्यान रखना है कि इस गठबंधन की शुरुआत या आधारशिला जो रखी थी वो भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति ने शुरू किया था। ध्यान देना है कि इसकी शुरुआत 30 नवंबर 2015 को किया गया था। और इसी के तहत विश्व स्तर पर सोलर ऊर्जा के विकास के लिए काम करने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि सभी फॉसिल एनर्जी जो जीवाश्म ईंधन, उसके विकल्प के तौर पर बिजली उत्पादन में कोयले की खपत को कम करना, पेट्रोलियम को कम करना, डीजल के प्रयोग को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। और सोलर ऊर्जा द्वारा विद्युत के निर्माण पर सोलर प्लेट, सोलर ट्री, ये सब बना करके विद्युत के निर्माण का काम चल रहा है। ध्यान रखना है कि वैश्विक स्तर पर अगर विश्व का ध्यान दें तो विश्व में बिजली उत्पादन का मात्र 2.8% ही वर्तमान में बिजली सोलर पावर से उत्पादित हो रहा है। लेकिन इसी को आगे बढ़ाने के लिए ये ISA काम कर रहा है कि पूरी तरह से हम लोग बिजली का उत्पादन सोलर एनर्जी से कर सकें। इसी पर काम के लिए गठबंधन का निर्माण किया गया। तो ध्यान रखना ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस 30 नवंबर 2015 को बना था। भारत और फ्रांस फाउंडर मेंबर के तौर पर है। 121 देश है और मुख्यालय गुरुग्राम है। और वर्तमान में फिर से अगले 2 साल के लिए भारत ISA का राष्ट्रपति और फ्रांस सह राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है ISA का। तो ध्यान रखना, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भी कह सकते हैं। आगे चले तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। तो ध्यान रखना है FAO बहुत चर्चा में है आजकल। और FAO संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसका गठन 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ये ध्यान रखना है, 16 अक्टूबर 1945 को गठन हुआ था, जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था उसी समय। और इसके द्वारा विश्व स्तर पर खाद्य की सुरक्षा उपलब्ध कराना, लोगों को पोषण और भोजन उपलब्ध कराने का कार्य विश्व स्तर पर किया जाता है। और इसी को ध्यान में रख करके आपको पता होगा कि FAO खाद्य विश्व खाद्य कार्यक्रम, जो WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इसी के तौर पर, क्योंकि इनका काम दुनिया में शांति लाना और शांति स्थापित करने में, कुपोषण और भूखमरी को दूर करने का प्रयास FAO शुरू से करता रहा है। तो ध्यान रखना, इसकी 75वीं वर्षगांठ पूरी हो गई और इसके तौर पर प्रधानमंत्री ने 75 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया। ध्यान रखना कि FAO का गठन जो हुआ था 16 अक्टूबर 1945 को, और इसीलिए 16 अक्टूबर को ही हम लोग प्रत्येक साल विश्व खाद्य दिवस भी मनाते हैं। और 2020 का जो विषय है विश्व खाद्य दिवस का, विकास, पोषण, निरंतरता, एक साथ। तो ये इंपॉर्टेंट विश्व खाद्य दिवस भी याद रखना है 16 अक्टूबर को, क्योंकि 16 अक्टूबर को ही FAO का स्थापना हुआ था 1945 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई तथ्य हैं जो एग्जाम में यहां से पूछे जा सकते हैं। स्मारक सिक्का 75 साल पूरे होने के कारण 75 रुपये का एक सिक्का जारी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आगे चलें तो एक न्यूज है किर्गिस्तान से। किर्गिस्तान का नाम सुनते होंगे। राष्ट्रपति, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सारोनबे जेएनबेकोव विवादित चुनाव के विरोध के कारण इस्तीफा दे दिया। बहुत चर्चा में है किर्गिस्तान। यहाँ संसदीय चुनाव हुआ था जिसमें काफी विवाद मिले कि चुनाव जो होना था वो प्रक्रिया से नहीं हो पाया, और वो प्रक्रिया नहीं होने के कारण जनता में काफी आक्रोश है और जनता ने इतना विरोध किया कि अंततः राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति सारोनबे जेएनबेकोव इस्तीफा दे दी। ध्यान रखना कि किर्गिस्तान पहले रूस का पार्ट था,
1991 में रूस से अलग हुआ 15 गणराज्य, उसमें एक ये भी है, राजधानी बिश्केक है। और ध्यान रखना है इसमें 4 अंतरराष्ट्रीय देश की सीमाएं टच करते हैं, जिसमें कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और चीन, 4 इसके पड़ोसी देश हैं। और ये रूस का हिस्सा रहा है। 1991 में मिखाइल गोर्बाचोव के समय ये बाहर हो गया और 15 देश बने रूस बट करके। तो ध्यान रखना है किर्गिस्तान को चर्चा में है, इसलिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट, रूस यूएसए के साथ नए स्टार्ट समझौता, नई शुरुआत, एक संधि किया था, उसका विस्तार नहीं करेगा, मतलब उसको अब आगे नहीं ले जाएगा। जिस अवधि तक ये किया गया उस अवधि को समाप्त कर देगा, रूस का कहना है। लेकिन माना जा रहा है कि हो सकता है कि अगर समझौता हो गया दोनों के बीच तो ये संधि आगे जा सकती है। तो नई स्टार्टअप मतलब नई शुरुआत नाम से एक समझौता हुआ था, किसके किसके बीच, रूस और अमेरिका के बीच। समझौता किसके लिए, तो कूटनीतिक तौर पर या रणनीतिक तौर पर जो परमाणु हथियारों की तैनाती हो रही है अमेरिका के द्वारा, रूस के द्वारा, उसको नियंत्रित करने का काम किया जाए, परमाणु हथियारों को कम से कम किया जाए, इसके लिए नई स्टार्ट समझौता किया गया था। ध्यान रखना कि यह समझौता 8 अप्रैल 2010 को हुआ था और 10 साल के लिए हुआ था, मतलब ये फरवरी 2021 में इसका समय पूरा हो रहा है। अगर ये समझौता आगे जाता है, 5 साल के लिए बढ़ता है, तो ये 21 से लेकर 26 तक जा सकता है। लेकिन रूस ने इसको मना कर दिया कि हम इस समझौते को यहीं पर समाप्त करेंगे, आगे हम अमेरिका के साथ समझौते पर नहीं रहेंगे। तो ये एक बड़ा डिसीजन है रूस का, जिसको ध्यान रखना है आपको। आगे चलते भारत सरकार ने रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। चूंकि आत्मनिर्भर भारत और भारत में ही रोजगार, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का विकास हो सके, इसलिए बाहर के सामानों को भारत रोक रहा है कि बाहर से कोई सामान ना आए, जो सामान बने वो भारत में बने और भारत में प्रोडक्शन हो, फैक्ट्रियां लगे, ताकि रोजगार हो और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। और इसी के तौर पर एक कदम उठाया है कि जो रेफ्रिजरेटर बनता है, फ्रिज वगैरह या एयर कंडीशन जो विदेशों से आते हैं तरह तरह के कंपनियों से, इसका अब आयात भारत नहीं कर सकेगा। अब इसको यहीं पर बनाना होगा, यहीं पर मैन्युफैक्चर करना होगा। तो ध्यान रखना है। आगे चलें तो एक न्यूज है पड़ोसी देशों से संबंधित। भारत 1 किलो वर्ग की पनडुब्बी INS सिंधु बीरा म्यांमार सेना को देगा। तो बड़ा न्यूज है। जैसे चीन अपने आसपास के पड़ोसियों को ओबलाइज करने का प्रयास कर रहा है, उसी पहल के तौर पर भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छा रखना चाहता है, ताकि हमारा वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई तनाव हो तो हम उसको हैंडल कर सकें। और इसी के श्रेणी में हमारे पूरब में स्थित बर्मा या म्यांमार देश को भारत एक पनडुब्बी देने जा रहा है, INS सिंधु बीरा, जो रूस की पनडुब्बी है, लेकिन भारत में इसको मॉडर्नाइज किया गया, मतलब आधुनिकरण करके वो बर्मा की सीमा को देगा। तो बर्मा की नेवी में अब भारतीय पनडुब्बी काम करेगा और ये बर्मा की पहली पनडुब्बी होगी। बर्मा के पास अभी तक कोई पनडुब्बी नहीं है और ये पहली पनडुब्बी होगी जो भारत देगा, उसको नाम है INS सिंधु बीरा। तो ध्यान रखना है। आगे चले तो प्रदूषण से एक इंपॉर्टेंट योजना है और प्रदूषण से जो भी योजना है उस पर पूरा फोकस करना है, पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। तो दिल्ली NCR बहुत चर्चा में रहता है, काफी डेवलप्ड है और काफी विकसित क्षेत्र है। में वायु की गुणवत्ता विकसित हो गया, लेकिन हवा इतना गंदा हो गया कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और ये कोविड-19 काल में फेफड़े के संबंधित बीमारियां बहुत तेजी से देखने को मिल रही है। तो वायु गुणवत्ता खराब हो गई, श्वसन के लायक नहीं है, तो इसको ठीक करने के लिए एक योजना शुरू किया गया है, ग्रैब। तो ग्रैब 15 अक्टूबर 2020 से लागू हो गया। कहां हुआ, तो दिल्ली NCR में। तो ग्रेडेड रैपिड एक्शन प्लान के नाम से ग्रैब को जाना जाता है। और इसी के तौर पर सरकार जो है काम करेगी क्या, कि जहां भी NCR में, दिल्ली NCR में डीजल, किरोसिन, पेट्रोल से चीजें चलती है, कोई जनरेटर चलता है, बिजली उत्पादन होता है, उससे कचरा हो रहा तो उसको रोका जाएगा, ये प्रतिबंधित होगा। दूसरा कि जो भी कचरा निकलता है उसको जला करके प्रदूषण फैलता है तो उसको जलाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और इसके लिए टास्क फोर्स गठित करके काम करेगा दिल्ली NCR में। तो ये ध्यान रखना है, ग्रैप नामक योजना। तो ग्रैप GRAP 15 अक्टूबर 2020 से लागू हो गया है दिल्ली NCR में। आगे चले तो भारत के पहले ऑस्कर विजेता कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉस्ट्यूम डिजाइनर, बहुत नाम इनका था फिल्म की दुनिया में, और ये पहला ऑस्कर जीतने वाली कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी भारत की। इन्होंने कई महत्वपूर्ण फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइन किया। कॉस्ट्यूम डिजाइन समझते हो, जो कपड़ा डिजाइन करते हैं कि किसको कौन सा कपड़ा पहनना है, कौन सा कपड़ा अच्छा लगेगा, ये सारा डिजाइन करने के लिए इनको याद किया जाता था।
सीआईडी फिल्म से इन्होंने करियर को शुरुआत किया। गुरुदत्त की बहुत नामी फिल्म सीआईडी में कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था पहली बार। उसके बाद दो महत्वपूर्ण, लगान में, और लगान के साथ साथ एक गुलजार की फिल्म थी लेकिन, और आशुतोष गोवरीकर की लगान में डिजाइन जो किया था इन्होंने, उसके लिए इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला भारत स्तर पर। तो ये ध्यान रखना है, भानु अथैया जो क्या थी, कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, महिला थी, और इनका निधन हो गया। और ये पहले ऑस्कर विजेता हैं भारत के कॉस्ट्यूम डिजाइन के क्षेत्र में। तो ऑस्कर जितना एक बड़ा नाम होता है वर्ल्ड स्तर पर, और इसलिए ये चर्चा में है। तो भानु अथैया को याद रखना है, पूछा जा सकता आने वाले समय में। तो यही था आज का महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम। फिर मिलेंगे आगे के क्लास में, तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। बोलिए सब मिलकर जय हो मैया की। थैंक यू।